नमस्कार। ये कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं है, बल्कि सिस्टम की कार्यप्रणाली, उसकी कमजोरियों और आगे के रास्ते की है। आज हम गहराई से विश्लेषण करेंगे बिहार के इकमा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी AC 113 के 2025 के चुनावी नतीजों और 2030 के एक ठोस गवर्नेंस ब्लूप्रिंट का। इकमा, जो अपनी मिट्टी, अपने बदलते मौसम और वहां के लोगों की आजीविका से गहराई तक जुड़ा हुआ है। यहाँ की जमीनी हकीकत चुनाव आयोग के आंकड़ों में नहीं, बल्कि खेतों की पगडंडियों और उन पर चलने वाले किसानों के हालात में बसती है। आज हम ये समझेंगे कि कैसे पिछले चुनाव में एक पूरा का पूरा जमीनी ढांचा, जिसे ग्राउंड आर्किटेक्चर कहते हैं, पूरी तरह से बिखरा। आइए इन आंकड़ों के पीछे छिपी मानवीय सच्चाई, ह्यूमन स्टेक्स को समझने की कोशिश करते हैं। एकमा AC 113 एक ऐसी जगह जो 100% ग्रामीण है। यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था मूल रूप से कृषि, अग्रेरियन इकोनॉमी पर निर्भर करती है। लेकिन यहाँ का दुर्भाग्य ये है कि हर साल आने वाली सारन की बाढ़ मेहनत से उगाई फसलों को तबाह कर देती है। और जब फसल तबाह होती है तो सिर्फ खेत नहीं उजड़ते, लोगों का रोजगार छिन जाता है। और यही स्थिति जन्म देती है मजबूरन पलायन को, डिस्ट्रेस आउट माइग्रेशन। युवा अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। ये मुद्दा सिर्फ इलेक्शन जीतने या हारने का नहीं है, ये एक बेहद गंभीर मानवीय त्रासदी है। और जब भी हम इन स्थितियों पर चर्चा करते हैं तो भारतीय संविधान के मूल्यों को सर्वोपरि रखना अनिवार्य है। हर एक नागरिक का गरिमा के साथ जीने का अधिकार और पूरी जिम्मेदारी के साथ तथ्यों पर आधारित सार्वजनिक चर्चा, इन्फॉर्म्ड पब्लिश स्पीच विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही एक स्वस्थ लोकतंत्र की असली नींव है। इन मूल्यों के बिना गवर्नेंस की कोई भी बात बेमानी है। अब सीधे आते हैं 2025 के नतीजों के सबसे मुख्य संकेतों पर। जमीन पर आखिर हुआ क्या? 3 सबसे बड़े कोर इनसाइट्स उभरकर सामने आते हैं। पहला, जेडीयू ने लगभग 36.01% एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस यानी EBC वोट बैंक को पूरी तरह से अपने पक्ष में कंसोलिडेट कर लिया। इस सर्जिकल रणनीति ने विपक्ष के कोर बेस को बिल्कुल बेअसर करके रख दिया। दूसरी तरफ जन सुराज पार्टी ने एक स्थानीय स्पॉइलर के रूप में एंट्री की। 7,642 वोट्स हासिल करके उन्होंने सीधे तौर पर ऑपोजिशन के वोट्स को फ्रैक्चर कर दिया, उन्हें बुरी तरह से बांट दिया। और तीसरा, जो कि सबसे बड़ा फैक्टर रहा, आरजेडी सारण की भयानक बाढ़ और उससे पैदा हुए जमीनी गुस्से को एक चुनावी लहर, इलेक्टोरल वेव में बदलने में पूरी तरह से फेल रही। गुस्सा था, नाराजगी थी, पर उस नाराजगी को एक वोट बैंक की ताकत में मोबिलाइज नहीं किया जा सका। इस नतीजे का गणित बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। जेडीयू के मनोरंजन सिंह ने 49.16% वोट हासिल किए, वहीं आरजेडी के श्रीकांत यादव 35.88% पर सिमट गए। बाकी के लगभग 15% वोट अन्य खिलाड़ियों के खाते में गए। लगभग 50% यानी 50% का वोट शेयर हासिल करना यह साफ दिखाता है कि सिर्फ और सिर्फ अपने पारंपरिक वोट बैंक, ट्रेडिशनल बेस लॉयल्टी के भरोसे बैठे रहना अब काफी नहीं है। इक्कामा के इस गणित ने सिद्ध कर दिया है कि जब तक अलग अलग जातियों और वर्गों को जोड़ने वाला एक मजबूत गठबंधन, क्रॉसकास्ट कोएलिशन नहीं बनता, तब तक जीत का इतना बड़ा आंकड़ा छूना लगभग नामुमकिन है। 22,708 ये कोई आम संख्या नहीं है, ये एक बेहद डिसाइसिव विक्ट्री मार्जिन है। इतने बड़े अंतर से हार जीत होना किसी एक नेता की व्यक्तिगत कमजोरी या शक्ति की कहानी नहीं कहता, बल्कि एक स्ट्रेटेजिस्ट की नजर से देखें तो ये एक व्यवस्थित विफलता, सिस्टमिक फेलियर को दर्शाता है। ये आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि ऑपोजिशन का लोकलाइज्ड बूथ लेवल आर्किटेक्चर बिल्कुल धराशायी हो चुका था। जब जमीन पर बूथ लेवल पर संगठन काम नहीं करता, तब जाकर नतीजे इस तरह एक तरफा हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं इस नतीजे की एनाटॉमी की तरफ। प्रशासनिक और संरचनात्मक विफलताएं यानी स्ट्रक्चरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स। आइए इसकी भीतरी परतों को खोलते हैं। इस परिणाम के पीछे 2 बिल्कुल विपरीत रणनीतियां काम कर रही थी। एक तरफ थी एक पुरानी रिएक्टिव स्ट्रैटेजी। इनकम्बेंट फोर्स ने 2024 के सरान पर्यावरण आपदा, एनवायरमेंटल कैटास्ट्रोफी के बाद पैदा हुए हालात पर सिर्फ रिएक्ट किया। वे इस संकट को एक आवाज, एक लहर में नहीं बदल पाए। वहीं दूसरी तरफ था सर्जिकल कैप्चर। जीतने वाले धड़े ने बिल्कुल माइक्रो लेवल पर जाकर राज्य की कल्याणकारी योजनाओं, स्टेट वेलफेयर नेटवर्क्स की डिलीवरी पाइपलाइन का प्रभावी ढंग से उपयोग किया। उन्होंने मार्जिनलाइज्ड डेमोग्राफिक्स को अपने साथ लॉक इन कर लिया। एक मशीनरी सुस्त और रिएक्टिव थी, जबकि दूसरी वेलफेयर ड्रिवन और बेहद सर्जिकल थी। यही जीत और हार का सबसे बड़ा अंतर साबित हुआ। पिछले एक दशक के आंकड़ों और उनके पैटर्न मेमोरी को देखना बेहद जरूरी है। 2015, 2020 और अब 2025। इन नंबर्स को गौर से देखें तो एक रिजिड हिस्टोरिकल वोटिंग पैटर्न दिखता है। ये टेबल प्रमाणित करती है कि फ्रैगमेंटेड अलायंसेस यानी बिखरे हुए गठबंधन का एक मैथमेटिकल सीलिंग होता है, जिसे पार करना उनके लिए असंभव होता है।
2025 में अचानक वोट शेयर का 49.16% तक पहुंचना इस बात का सबूत है कि जब एक सॉलिड डेमोग्राफिक को वेलफेयर नेटवर्क्स के जरिए साथ लाया जाता है तो पुरानी सभी लिमिट्स टूट जाती हैं। बिना एक मजबूत जमीन और ठीक संख्या बल के ये गैप भरा नहीं जा सकता। अब चुनावी आंकड़ों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आने वाले कल की। गवर्नेंस ब्लूप्रिंट 2030 और स्थानीय परेशानियों को जड़ से खत्म करने के रास्तों पर, यानी मिटिगेटिंग लोकलाइज्ड डिस्ट्रेस। यहां हमें अपनी रफ्तार थोड़ी धीमी करनी होगी, क्योंकि ये आंकड़े सिर्फ चार्ट पर नहीं, लोगों के जिस्म पर लिखे हैं। एक माह में बच्चों में कुपोषण यानी चाइल्ड स्टंटिंग की दर 40% है। 40%। ये एक स्टार्क बायोलॉजिकल रियलिटी है जिसे नकारा नहीं जा सकता। जब किसी क्षेत्र के इतने बच्चे शारीरिक रूप से कुपोषित हों तो इसका सीधा मतलब है कि पब्लिक वेलफेयर डिलीवरी का सिस्टम वहां एब्सोल्यूट फेलियर साबित हुआ है। ये किसी पार्टी की हार नहीं, एक पूरी पीढ़ी का दुर्भाग्य है। गवर्नेंस का असली मकसद इस बायोलॉजिकल क्राइसिस को एड्रेस करना होना चाहिए, न कि सिर्फ चुनावी वादे करना। और इस संकट की गहराई का अंदाजा लगाइए इस बात से कि यहां मातृत्व और बाल अनीमिया यानी मैटरनल एंड चाइल्ड अनीमिया की दर 70% है। ये मैट्रिक्स चीख चीख कर बता रहे हैं कि लोकल प्राइमरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग कोलैप्स हो चुका है, धराशायी हो चुका है। एक ऐसी आबादी जो स्वास्थ्य के मूलभूत अधिकारों से वंचित है, वो कभी प्रगति नहीं कर सकती। 2030 का ब्लूप्रिंट किसी बड़े पुल या बिल्डिंग की बात नहीं करता, वो बात करता है डोर टू डोर हेल्थ ऑडिट्स की, घर घर जाकर स्वास्थ्य की जांच। जब तक इस बुनियाद को ठीक नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी विकास स्थायी नहीं हो सकता। तो आखिर इस एग्रीकल्चरल और इकोनॉमिक स्टैग्नेशन को तोड़ने का ऑपरेशनल आर्किटेक्चर क्या होना चाहिए? ये 4 कदम उसका रोड मैप है। पहला, कैडर पर्ज एंड रीबिल्ड। पुराने निष्क्रिय ढांचे को हटाकर विशेषकर एससी और ईबीसी युवाओं के साथ एक नया नेटवर्क तैयार करना। दूसरा, सारण संघर्ष यात्रा, एक ऐसी जमीनी मूवमेंट जिसका उद्देश्य पॉलिटिकल भाषण देना नहीं बल्कि लोगों की शिकायतों का सटीक डॉक्यूमेंटेशन, ग्रीवियंस डॉक्यूमेंटेशन करना हो। तीसरा, एक ऐसे नेता को आगे लाना जो सबको साथ लेकर चले, जिसे हम नॉन पोलराइजिंग कैंडिडेट कहते हैं। और चौथा, एंटी स्पॉइलर प्रोटोकॉल्स को इनिशिएट करना ताकि 2025 की तरह छोटे फैक्शंस वोट बांटकर पूरे ग्राउंड स्ट्रैटेजी को डीरेल ना कर सकें। यही 2030 तक हालात बदलने का ठीक और सटीक रास्ता है। लेकिन ये सब करते वक्त एक अहम चेतावनी और जिम्मेदारी को हमेशा ध्यान में रखना होगा। जब ग्राउंड पर जाकर लोगों से उनका डेटा और उनकी शिकायतें जमा की जाती हैं तो सस्टेन्ड पब्लिक एक्शन के लिए ये बेहद जरूरी है कि नागरिकों की प्राइवेसी और कंसेंट का पूरा ध्यान रखा जाए। ये बिल्कुल ठीक वैसे ही होना चाहिए जैसे इंडिया के डीपीडीपी फ्रेमवर्क में तय किया गया है। लोगों का अधिकार और उनके डेटा की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अगर इस व्यवस्थिगत ठहराव और पलायन के मुद्दे को अभी नहीं सुलझाया गया तो इसकी आने वाली कीमत बहुत भारी होगी। लेकिन काम करते वक्त तरीका सही और जिम्मेदाराना होना चाहिए। इस प्योर ब्लूप्रिंट और आंकड़ों की हकीकत को देखने के बाद ठीक निष्कर्ष निकालना सबसे जरूरी हो जाता है। सही दिशा में उठाया गया एक कदम पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदल सकता है। जैसा कि हमेशा कहा जाता है, इफ यू वांट टू बिकम अ पीपल सेंट्रिक लीडर एंड अपलिफ्ट योर कॉन्स्टिट्यूएंसी, गेट इन टच विद blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 0804204160. Purpose beyond politics.